हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी 9th क्लास ज्योग्राफी का स्टडी शुरू किए थे, तो उस क्रम में हमने पहला चैप्टर जो कि इंडिया एंड इट्स लोकेशन पढ़ा था, और सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि कल पढ़ा है। और इसके जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा था? ड्रेनेज। आज हमें जो पढ़ना है वो है क्लाइमेट। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि हमने जो पहले जो चैप्टर पढ़े इंडिया एंड इट्स लोकेशन, उसका भी इम्पोर्टेंट है इसमें, या कहें उसका रोल रहेगा इसमें कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, विश्व परिदृश्य में इसकी अवस्थिति का, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूडनल, इसका एक्सटेंशन क्या, लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी क्षेत्र या कोई रीजन कहाँ पर अवस्थित है, उसका देशांतरी और अक्षांशी विस्तार या अवस्थिति क्या है। जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देख रहे थे तो उसमें हमने भारत में प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, इन सबको देखा था, उनकी अवस्थिति देखी थी। यहाँ पर बहने वाली नदियों के बारे में जब कल पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम, नदी द्रोणी जो पढ़ा था, उसमें हमने समझा था कि नदियां कैसे कहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं। तो उस चीज से हमने कहीं ना कहीं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट किया था, जिसमें कि हमने स्लोप को एज अ कॉन्सेप्ट माना था कि नदियों का जो प्रवाह है वो स्लोप स्लोप जो होता है उसके अलाउइंग या कहें उसके फॉलो करते हुए नदी बहती है। तो आज हमें जब क्लाइमेट पढ़ना है तो इसमें हम वो सब चीजें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि पहले चैप्टर में यूज किया है या पढ़ा है, और दूसरा जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसको भी पढ़ेंगे। आज हमें ड्रेनेज, जो कि ड्रेनेज पढ़ा है, उसका भी यूज होगा, और साथ ही साथ क्लाइमेट में अब इन सब सारी चीजों का, क्योंकि जब भी हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे और वहां पर प्रेसिपिटेशन या कहें वर्षा, रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर अवस्थित वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी वार्म एयर होगी वो क्या करेगी, इन्हीं वाटर बॉडीज से क्या करेगी, वाटर को एवेपोरेट करेगी और वहां से ह्यूमिडिटी को कंटेन करेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर, और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें, उसको शुरुआत कर लेते हैं। उसका एक व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें देखेंगे पहला है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को देखेंगे कि आखिरकार क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हम वेदर को भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है इसको समझेंगे। दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट कंट्रोल्स। तो क्लाइमेट कंट्रोल्स में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उनको समझेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो बेसिकली वही जो क्लाइमेट के फैक्टर्स जो हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड पढ़ते हैं कि जो जो फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होंगे, जैसे इंडिया की जो अवस्थिति है वो क्या है, हिंद महासागर में है, और वहां पर निर्मित होने वाले जो जियोग्राफिकल फिनोमिना होते हैं, वेदरिंग फिनोमिना होते हैं, उनको समझेंगे और उनका भी इफेक्ट देखेंगे, जैसे एल निनो। ठीक है, साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न ईस्टर्न जेट स्ट्रीम देखेंगे, साथ ही साथ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इंडिया के फैक्टर, इंडिया में क्लाइमेट को देखेंगे तो जो फैक्टर्स नॉर्मली इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट के फॉर्मेशन या वहां के डिस्टॉर्शन में, उसके साथ साथ जो इंडिया की अवस्थिति है उस क्षेत्र विशेष पर, रीजन विशेष पर जो क्लाइमेट पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं या उसको एडवांस करते हैं, उनको समझेंगे। मतलब मजबूत करते हैं जलवायु को, वहां की मौसम को। लैटिट्यूड जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से देखेंगे जो नॉर्मली होते हैं, कौन कौन से, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, जैसे कि इंडिया के जो कई सारे स्टेट्स हैं, जो कोस्टल रीजन है इंडिया का, जो पेनिनसुलर इंडिया होता है, उसके कई सारे जो स्टेट है, वहां पर महाद्वीप, सॉरी सागर होने की वजह से उन स्टेट्स में एक हमें डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट या कहें वेदर देखने को मिलता है। वहां पर अलग ही हमें क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का हमें रिलेशन अलग ही दिखता है। ठीक है, रिलीफ, ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रिलीफ फीचर को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, या कहें कि अभी तक के जो चैप्टर पढ़े हैं हमने उसमें, या कहें हार्ड भी है और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को डिसाइड करता है, या कहें उसको समझने में हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन मानसून देखेंगे कि इंडिया में जो मानसून आता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इंडियन मानसून को क्या कहते हैं, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो कि क्या है, इंडिया में रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीजन देखेंगे, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठंडी, गर्मी, ये वाले सीजन देखेंगे। ठीक है, शरद ऋतु, ये सब चीजें। मानसून एज अ यूनिफाइड
पॉन्ड। तो आप देखेंगे कि आखिरकार जो मानसून है, इंडिया का जो मानसून है, वो इंडिया में इतने बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के कारण, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के या कहें कम्युनिटी डाइवर्सिटी होने के कारण, रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के कारण, कई तरह की डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक मानसून भी हमारे एक यूनिफाई करना या कहें यूनिटी के लिए मजबूत करता है। उसको समझेंगे कि आखिरकार मानसून जो होता है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के यूनिफाइंग के लिए या यूनिफिकेशन के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है या कैसे इसमें रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से, समझते हैं कि आखिरकार क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट जब हम सुनते हैं तो साथ ही साथ एक वर्ड और हमारे दिमाग में आता है, वह है वेदर। तो आखिरकार क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, एक रीजन या एक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, अब यहाँ पर जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां पर एक लार्ज एरिया की बात करेंगे, और साथ ही साथ जैसे इंडिया एक रीजन होगा। और जब वेदर की बात करेंगे तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया या पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, पर्टिकुलर कोई एरिया होगा, वहां की बात करते हैं वेदर में। तो आप देखेंगे कि क्लाइमेट में क्या होगा, क्लाइमेट को जब हम पढ़ेंगे तो एक बड़े एरिया को लेंगे और साथ ही साथ बड़े टाइम पीरियड को लेंगे। तो वहां का जो एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का जो डायरेक्शन है, उसका जो एवरेज या क्या उसका जो कंक्लूजन निकलता है या उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। और सेम फैक्टर्स का ही यूज करके हम क्या करते हैं, वेदर को डिसाइड करते हैं। बस उसमें से थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वहां के एरिया को, कि जो एरिया है वो हम बहुत छोटा लेते हैं, साथ ही साथ समय का जो ड्यूरेबिलिटी लेते हैं या कहें पीरियड जो लेते हैं, वो डे का भी हो सकता है, एक दिन में एक समय का भी हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है, या कहें दिन और रात के अंतर के भी वहां के वेदर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि जो वेदर कंडीशंस है, तो वो कौन से वेरिएशंस हो, जो वेदर कंडीशन में वेरिएशंस हो रही हैं, और कितने एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में, और साथ ही साथ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हम 30 ईयर्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। 30 ईयर्स के वहां के वेदर कंडीशंस को लेते हैं और उसके वेरिएशंस को देखते हैं, और उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं या एवरेज एनालिसिस लेते हैं, और उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, उस रीजन, उस बड़े एरिया का हम क्या करते हैं, क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, और क्लाइमेट को वहां का क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक सीमित क्षेत्र पर या कहें एक कम एरिया पर और कुछ समय का, मतलब एक बड़े टाइम पीरियड को नहीं लेंगे, एक छोटे समय के वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखेंगे। क्या बादल है, साफ बादल साफ है, पानी गिर रहा है, ठंड है, गर्मी है, इस चीज को जब एनालिसिस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेदर। आप हमेशा मोबाइल में देखते होंगे, जब ऊपर स्क्रॉल करते होंगे स्क्रीन को, तो उसमें देखता है कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, क्लाउडी रहेगा या नहीं क्लाउडी रहेगा, मानसून मौसम साफ रहेगा। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो हमें क्या बता रही होती हैं, वेदर के डेटा हमें प्रोवाइड कर रही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। तो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली दोनों के ही एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस हो जाता है वो क्या होता है, एरिया का और टाइम पीरियड का। ठीक है, टेम्परेचर एक हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेदर और क्लाइमेट को एनालिसिस करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस क्षेत्र का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, और एक बात आपने हमेशा पढ़ी होगी या साइंस में यूज किया होगा, मूव कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वर्ड क्या होता है, जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां पर एयर का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और लो प्रेशर जहां पर होगा वहां का एयर का कंसंट्रेशन कम होगा। तो बेसिकली जो एयर का जो मूवमेंट देखा जाएगा या विंड का मूवमेंट देखा जाएगा, वो कहां से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या सिंपली कहें हायर प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन देखा जाएगा या मूवमेंट देखा जाएगा। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी को भी ऐसा एलिमेंट लेते हैं वेदर या क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए, समझने के लिए, क्या एनालिसिस करने के लिए। प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन और रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेसिपिटेशन में ऑल फॉर्म ऑफ रेनिंग आ जाती है, स्नो रेनिंग आ जाती है, स्नो फॉलिंग सभी तरह का आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ सिंपल जो वाटर ड्रॉप्स आते हैं रेनिंग के फॉर्म में, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, सो बेसिकली अगर हमें क्लाइमेट कंट्रोल को पढ़ना है या कहें क्लाइमेट अफेक्टेड फैक्टर्स दोज अफेक्ट द क्लाइमेट, उनको समझ रहे हैं, तो इस इमेज से थोड़े से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे स्लैंटिंग रेस, स्लैंटिंग रेस का मतलब क्या होता है, जब सूर्य
चलिए आपको यहाँ पर एक इमेज में बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो आप एक मिनट, तो आप यहाँ पर देखेंगे सन क्या होगा, एक जो हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो जो सन की रेस होती हैं जो डायरेक्टली पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, वर्ष भर कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है, ठीक है। और जो स्लेंटली मतलब ये एक स्लेंट हाइट, जैसे आपने ट्राइंगल वो कोन में पढ़ा होगा कि एक स्लेंट हाइट होते हैं, जैसे कोन को ऐसे बनाते हैं, तो इस वाली को जो रेस होती है जो कि क्या होता है झुकाव के साथ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जो सन की रेस क्या होती है, तिरछी जाती हैं और अर्थ पर पड़ती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लेंट रेस बोलते हैं, ठीक है, स्लेंट यानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, साउथ पोल एज वेल एज नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे, एक मिनट हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जब इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ये हो गई हमारी इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो जब आप देखेंगे कि जो सन की रेस जो है वो हमेशा कहाँ पर डायरेक्ट होती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, या कहें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच क्या होता है, सूर्य क्या होता है वर्ष भर चमकता रहता है या सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। लेकिन आप 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की और भी अपर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, मतलब और ज्यादा अक्षांशों पर जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेस कैसी होंगी, तिरछी पड़ेंगे, मतलब वहां पर स्लेंटिंग रेस पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाए, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन मतलब बेसिकली ये होता है जो सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है, जब रेस आती हैं तो वो क्या होती है, शॉर्ट वेव्स के थ्रू जो अर्थ को सूर्य से आने वाली प्रकाश या रेस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंसोलेशन की इंटेंसिटी होगी, जहां पर स्लेंटिंग रेस पड़ेगी तो वहां पर क्या होगी, इंसोलेशन का इंटेंसिटी बहुत कम होगा कंपेयर टू इक्वेटर, जो इक्वेटर का जो रीजन होता है उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ गए कि आखिरकार सन का जो रेस होता है वो स्लेंटिंग है या डायरेक्ट है। तो जहां पर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, दैट मींस इंसुलेशन ज्यादा प्राप्त होगा, इंसुलेशन हीट ज्यादा होगी, और जहां पर स्लेंटिंग रेस पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, इंसुलेशन कम प्राप्त होगा या कहें वहां पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो स्लैंटिंग रेस होती है उनका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो डायरेक्ट रेस होती है उनका जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखते हैं, आप यहाँ पर कोल्ड करंट, जैसा कि हमने पढ़े थे करंट भी क्या होते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। आप जैसे यहाँ पर वार्म करंट देख रहे हैं और यहाँ पर क्या है, कोल्ड करंट देख रहे हैं, तो इनके करंट के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जैसे ही ओशियानिक करंट जो कोल्ड होंगी या विंड होंगी, जैसे कोई कोल्ड करंट क्या होती है, वार्म करंट की तरफ या वार्म रीजन की तरफ जाती है, तो वहां के टेम्परेचर को क्या कर देती है, कम कर देती है, और जैसे ही वहां का टेम्परेचर कम होगा तो वहां का क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, या कहें वहां का जो लो प्रेशर की इंटेंसिटी है उसको कम कर देगा, और जैसे ही लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है या हाई प्रेशर लो प्रेशर ग्रेडियंट है, लो प्रेशर ग्रेडियंट है, उस पर इफेक्ट आता है, उससे क्लाइमेट भी क्या हो जाता है, डाइवर्सेंट होता जाता है, या उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, या कहें उसका इफेक्ट दिखता है जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट में कमी या वृद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हाइट होता है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड भी रिस्पॉन्सिबल होता है वहां के क्लाइमेट के लिए। अब यहां से देखिए कोई विंड जा रही है तेजी से कूल्स डाउन, अब जैसे कोई यहाँ से मॉइस्चर लोडेड विंड है या लेडन विंड है, तो आप देखेंगे इस विंड में क्या है, मॉइस्चर है। जब मॉइस्चर है इस विंड में तो ये क्या करेंगे, जो जो पहाड़ के जो सिरा है इसके थ्रू क्या कर जाएंगे, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, और आप देखेंगे एडियाबैटिक कूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, रुद्धोष्म शीतलन का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। जब क्या होती है, एयर ज्यादा हैवी होती है या हाई प्रेशर होता है, वहां पर क्या होता है, एयर क्या होती है, पास पास होती है, और जैसे ही हाई लोडेड एयर या कहें लेडन एयर, मॉइस्चर लेडन एयर ऊपर की तरफ जाती है पहाड़ों के थ्रू, मतलब उनके सहारे जब ऊपर की तरफ जाती है तेजी से, तो उसमें क्या होता है, विस्तार देखा जाता है, और जैसे ही विस्तार होता है तो उसमें रुद्धोष्म शीतलन या एडियाबैटिक कूलिंग देखा जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनता है, दैट मींस वर्षा होती है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे लीवार्ड साइड क्या होगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और यहाँ पर क्या होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाएगा। ठीक है, शैडो एरिया बन जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे यहाँ पर प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं और प्रेशर बेल्ट को जो बनाता है उसमें डायनामिक एज वेल एज वहां पर थर्मल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर फोकस करिएगा। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ या साउथ कुछ भी मान लीजिए, 23.5 डिग्री यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 66 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 90 हो जाएगा पोल्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 66 एंड 90 पोल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री पे क्या होती है, सन की रेस क्या होती है वर्ष भर लंबवत पड़ती है या कहें डायरेक्ट रेस यहाँ पर पड़ती है और डायरेक्ट रेस की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर होगा तो एयर क्या होगी वहां आपकी गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऐसी स्थिति में देखेंगे कि यहाँ की जो वार्म एयर होगी ऊपर की तरफ उठेगी और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो कहीं साइडवेज तरफ कहाँ का एक लो प्रेशर या कहें जहां पर कम टेम्परेचर होगा वहां पर क्या हो जाएगी, जिस डाउन हो जाएगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। अब ऐसे रीजन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर जब हाई प्रेशर बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा लो प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पर पोलर रीजन्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर एयर क्या होती है नीचे की तरफ बैठती है और इस नीचे बैठती हुई एयर में आप देखेंगे हाई प्रेशर होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर यहाँ पर भी है और साथ ही साथ हाई प्रेशर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एयर क्या करेगी, ये 66 डिग्री की तरफ मूव करेगी और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 66 डिग्री की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर एयर्स मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एयर मूव करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लो प्रेशर जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, यहाँ पर जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की एयर्स आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 23.5 या कहें कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जाने वाली जो एयर्स होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू पोलर रीजन से जो नीचे की तरफ एयर आ रही है उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें देखेंगे कि वाताग्र बनेगा, यहाँ पर क्या होगा फ्रंट का निर्माण होगा और जैसे ही फ्रंट का निर्माण होगा तो यहाँ पर जो वार्म एयर होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी एयर के सारे क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ उड़ जाएगी और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो जाएगा, उपोष्ण टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो प्रेशर बेल्ट है वो कैसे बन रहे हैं, पोलर रीजन्स में दोनों तरफ ही क्या मिलेगा, साउथ और नॉर्थ पोल में आपको मिलेगा हाई प्रेशर और जो 66 डिग्री के आसपास का जो रीजन होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, अब सब साइड 23 एंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ या कहें कर्क रेखा और मकर रेखा के रीजन के पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा और फाइनली जब इक्वेटर पे रहेंगे तो आपको वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर मिलेगा। तो आपकी जो प्रेशर बेल्ट है वो कैसा रहेगा, ऐसा देखने को मिलेगा कि पोलर रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, इक्वेटर पे क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा और जो कर्क रेखा और मकर रेखा का रीजन है वहां पर भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर। और जो 66 डिग्री का एरिया या कहें 66.5 डिग्री का एरिया है या कहें लैटिट्यूड है वहां पर भी क्या मिलेगा, हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इक्वेटर के आसपास क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है क्योंकि वार्म एयर यहाँ पर है और वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, हल्की होकर क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहाँ पर आपको कोरियालिस बल, आप देखेंगे कोरियालिस बल के बारे में पढ़े होंगे, कोरियालिस बल के बारे में, एक मिनट, यहाँ पर क्या मिलेगा, कोरियालिस बल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर के पास यहाँ पर कोरियालिस बल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर एक ITC जेड का
या कहें डोल्ड्रम पेटी का निर्माण होता है। यहाँ पर एयर क्या होती है, डायरेक्ट या कहें एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ के एयर में क्या नहीं होता, विंड में हमें कोई प्रकार का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, डेविएशन देखने को नहीं मिलता। बाकी जब आप 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर के तरफ लैटिट्यूड में जाएंगे तो एंड विंड्स में आपको क्या मिलेगा, एक डेविएशन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, वो कोरियालिस बल वहां पर रिस्पॉन्सिबल देखेगा आपको। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो विंड क्या होगा, कर्क रेखा के रीजन से और मकर रेखा के रीजन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से विंड क्या करेगी, वेस्टर्ली मूव करेगी, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उत्तर पूर्व से विंड्स कैसे मूव करेंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव करेंगे। यहां से भी आपको क्या मिलेगा, पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ मूव करते हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट एंड विंड प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले जो रीजन होता है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच, यहाँ पर कौन सी होती है, व्यापारिक पौने होते हैं। ठीक है, जब ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री से ऊपर या कहें 30 डिग्री से ऊपर और 66 डिग्री के आसपास जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इनको आगे समझते हैं। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि कैसे कैसे ये बेल्ट्स का निर्माण होता है। ठीक है, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, दे आर लैटिट्यूड। तो आप देखेंगे कि किसी क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले मेजर जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, मेजरली हम 6 फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, पहला जैसे कि हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, बेसिकली ये क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, सॉरी, लैटिट्यूड क्या होता है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। एक मिनट, हमें यहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, तो जो हॉरिजॉन्टल रेस होती हैं जैसे इक्वेटर हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा, ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेजर फैक्टर्स में अगर क्लाइमेट में बात करें कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेंगे, वहां पर लैटिट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड, यहाँ पर देशांतर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे। और एल्टीट्यूड क्या होता है, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो आप देखे होंगे कि जैसे ही हाइट बढ़ती है, मतलब 165 मीटर की हाइट पे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब जैसे ये एटमॉस्फेयर है और ये सरफेस है, आप सरफेस से जब एटमॉस्फेयर के हायर परत के ऊपर जाएंगे, हायर लेयर्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेयर जो होगी, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर जो है मतलब क्षोभ मंडल की जो परत है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम सरफेस से अपर एल्टीट्यूडनली या कहें वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 165 मीटर पे अप्रोक्सीमेटली 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का लॉस देखने को मिलेगा, या कहें 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होगा। इसी को क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। और 1 किलोमीटर की बात की जाए तो 1 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इसका लैप्स रेट है। ठीक है, तो जब एल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है, जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम देखेंगे, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट के चेंज के लिए या कहें कंट्रोल के लिए। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, जैसे कोस्टल रीजन्स में आप देखते हैं कि यहाँ का जो मानसून होता है, सॉरी यहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंड। ठीक है, ओशियन करंट्स, जैसे कि आप बताया था अभी ऊपर, जैसे देखा था कि कोल्ड करंट जो है, ओशियानिक कोल्ड करंट है, वो अगर किसी वार्म एरिया पे जाएगी तो क्या करेगी, वहां के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देगी या कहें कम कर देगी। और जैसे ही वहां के टेम्परेचर को कम करेगी तो वहां का जो लो प्रेशर जोन था वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन में कन्वर्ट होगा, या कहें आस पास के रीजन का जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा या उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलीफ फीचर्स, ठीक है, रिलीफ फीचर्स में यही आएगा कि जैसे ये पर्वत है तो इसकी हाइट हाइट से रिलेटेड हो जाएगा कि हाई, जैसे वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, जब वेस्टर्न घाट में देखते हैं जब दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है इंडिया में, तो जो यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, जैसे ये दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट जो मानसून एंटर करता है इंडिया में, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर
वेस्टर्न घाट होने की वजह से मैक्सिमम बारिश क्या हो जाती है, इसी रीजन में हो जाती है। और इसकी जो पूर्वी रीजन है या कहें ईस्टर्न रीजन है, वहां पर रेनो सेड देखने को, जैसे रेन शेडो एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब वहां पर वर्षा की कमी देखने को मिलती है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं या कहें उसके अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एक इमेज से ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो एक हो जाता है सिंपल से जो सभी वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो होता है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। ठीक है, रिलीफ फीचर्स हो जाएंगे, वहां पर माउंटेनियस रीजन है, मैदानी क्षेत्र, पर्वत पहाड़ कैसा है, वो रिलीफ फीचर्स में आ जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी देख लेंगे कि डिस्टेंस से किसी स्टेट या किसी रीजन का लोकेशन क्या है या कहें दूरी क्या है। क्योंकि अगर जैसे कोस्टल रीजन्स पे होगा या कहें समुद्र से दूरी आसपास हुई होगी, तो वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर देखा जाता है या कहें मॉडरेट मानसून देखा जाता है, या कहें ना ज्यादा वहां पर ठंड होगी ना ज्यादा गर्म होगी, जैसे हमारे पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें देखने को मिलता है। डिस्टेंस ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी, डिस्टेंस ऑफ सी एंड हिमालयन माउंटेन। तो इंडिया के लिए हिमालयन माउंटेन भी क्या है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो हिमालयन माउंटेन है इंडिया का ऐसा सोल्जर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पोलर विंड्स जो कोल्ड विंड्स होती है उससे क्या करता है, इंडिया में इंटर करने नहीं देता, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो हैवी बहुत हार्ड जो क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट, उससे क्या करता है, इंडिया की सुरक्षा करता है। चलिए लैटिट्यूड की बात करते हैं कि आखिरकार लैटिट्यूड कैसे रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट को चेंज करने में या उसको इफेक्ट कैसे करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है या कहें कर्क रेखा होती है, वो क्या होती है, भारत के मध्य से गुजरती है। अब जैसे सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे इंडिया है, अरे यार, ये इंडिया को देखेंगे तो यहाँ पर जो कर्क रेखा होती है गुजरात से होते हुए ये निकलती है, यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए क्रॉस कर जाती है। और ये माना जाता है कि लगभग ये क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में काट देती है, साउथ और नॉर्थ में। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड बिलोंग्स टू द ट्रॉपिक ऑफ एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। तो आपकी जो साउदर्न एरिया है ये क्या हो जाएगा, साउदर्न जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल एरिया के रूप में क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, या कहें यहाँ पर ट्रॉपिकल इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिया का अगर एक्सटेंशन देखेंगे, नॉर्थ में 8, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगभग कितना है, आगे देखेंगे 68 डिग्री के आसपास जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है कि हमारा जो इक्वेटर सपोज ये है, तो इक्वेटर से क्या हुआ, जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल करंट में इक्वेटोरियल रीजन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य वर्ष भर लगभग लंबवत चमकता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो आखिरकार एल्टीट्यूड कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, altitude, the Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia from the entering the subcontinent, making winter milder as compared to सेंट्रल एशिया। आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन से विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती है, पोलर विंड्स आती हैं, उससे क्या करता है, हमारा हिमालय क्या करता है, उससे सुरक्षा करता है। जो एल्टीट्यूड का फैक्टर होगा, एल्टीट्यूड का और कौन सा फैक्टर होता है, जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें टेम्परेचर लैप्स या कहें लैप्स रेट जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है 165 मीटर की हाइट पर जाने पर अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर का क्या होता है, कमी देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो वेदर कंडीशन होती हैं या कहें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जो एयर प्रेशर, ये सब जो फैक्टर होता है जो कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब फैक्टर हमें कहाँ पर डिसाइड होते हैं, ये क्षोभ मंडल या कहें ट्रोपोस्फेयर पे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्टीट्यूड क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट को चेंज करने या इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर एंड विंड। तो प्रेशर और विंड में आपको पहले ही बताया कि ये हमारा क्या हो जाता है, ITCZ।
ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशन है, जब इक्वेटर पर क्या होगा, सूर्य लंबवत चमक रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जो ITC-Z होता है जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच देखा जाता है। और इसके ऊपर देखेंगे कि आप यहाँ पर ट्रेड विंड्स देख लेंगे, यहाँ पर आप वेस्टर्ली विंड्स देखते हैं, ठीक है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड विंड्स देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट गवर्न क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन इन इंडिया आर। तो एटमॉस्फेरिक कौन कौन सी कंडीशन है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को गवर्न करती हैं या रेगुलेट करने का प्रयास करती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि प्रेशर एंड द सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, जेट स्ट्रीम आ जाता है, इनको देखेंगे। प्रेशर एंड विंड सरफेस विंड्स देख सकते हैं कि जो सरफेस पे विंड्स चलती हैं वो, और साथ ही साथ जो वहां का प्रेशर ग्रेडियंट है या कहें लो प्रेशर हाई प्रेशर उसको देखेंगे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्ट में देखा जाता है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम एरिया में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है वेस्टर्ली के द्वारा, उसको उसके द्वारा भी क्या होता है, इंडियन क्लाइमेट इफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि हमारे क्या होता है, इक्वेटर के आसपास, ये क्या है, 5 डिग्री के नॉर्थ में और 23.5 डिग्री के बीच जो आते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं, महासागरी जल पे आते हैं या महासागरी सतह पे देखने को मिलते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो अपर एयर सर्कुलेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कुछ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं या कहें विंड का एक कंप्लीट सिस्टम होता है या सर्कुलेशन देखा जाता है, जो सर्कुलेशन देखा जाता है कि वो क्या होती है, एक जगह से जाती हैं और वापस उसी जगह पे क्या होती है, सर्कुलेट होती रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जब नॉर्थ में देखेंगे, जैसे हमारा क्या होगा, ये 1 मिनट यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाता है, हमारा इक्वेटर हो जाता है। इक्वेटर से आप 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखेंगे, तो आप 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डली सेल मिलेगी। और सिमिलरली यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ के बीच यहाँ पर हार्डली सेल देखने को मिलेगी, हार्डली सेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक सर्कुलर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये इसको डायरेक्ट मान लीजिए 30 डिग्री। 1 मिनट, इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 0 डिग्री इक्वेटर, 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60, और यहाँ पर आगे 90 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि सन क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पर लंबवत होता है, यहाँ की सन की रेस ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, इस वजह से क्या होती है, यहाँ की एयर ऊपर उठती है, ठीक है। और एक जगह पे जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम होगा। तो ये कहाँ पर आके बैठते हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखने को मिलते हैं। फिर वापस क्या होगा, कुछ जो विंड होगी तो इस तरफ ऊपर के ऊपर जो नॉर्दर्न एल्टीट्यूड होंगे उस तरफ मूव कर जाएंगे, और जो साउदर्न एल्टीट्यूड होंगे उस तरफ मूव कर जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी यहाँ पर क्या होता है, पोलर रीजन होता है, यहाँ पर कोल्ड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ की एयर क्या होती है, भारी होकर क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से विंड क्या करेगी, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, वापस विंड मूव करेगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रंट का निर्माण होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
फ्रंट का निर्माण होगा, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ से विंड क्या करेगी, मूव करेंगे, फिर वापस क्या होगी, विंड ऊपर उठ जाएगी, तो एक सर्कुलेशन ये ऐसा देखने को मिलेगा, एक यहाँ, ठीक है। तो एक ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा, एक ये, तो इसको बोलते हैं क्या, हैडले सेल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा, हैडले सेल हो जाता है ये, ठीक है। और नीचे वाले एरिया में आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा होता है, फेरल सेल हो जाता है, सेम चीज है, यहाँ पर भी फेरल सेल, और यहाँ पर आपको पोलर रीजन में पोलर सेल मिल जाएगा, साउथ और नॉर्थ दोनों पोल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, फेरल सेल देखने को मिलेगा, पैरेलल सेल यहाँ पर, और सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर विंड क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट सेल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पोलर सेल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी पोलर सेल आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, विंड सेल का निर्माण होता है, या कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का ऐसे निर्माण होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, विंड हाई प्रेशर से कुछ इस तरफ मूव करेगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और ये क्या होगी, दोनों तरफ डाइवर्सेंट हो जाएंगे। अब अपर लेयर पे देखेंगे या कहें एटमॉस्फेयर पे देखेंगे, तो अपर लेयर या कहें एटमॉस्फेयर पे भी कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर लो प्रेशर होगा, कहीं पर हाई प्रेशर होगा। तो जो विंड होगी उसका मूवमेंट कैसे देखा जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे मूव करेंगे। तो उसमें देखा जाएगा जो एटमॉस्फेयर में विंड मूव करती हैं, जो कि जेट स्ट्रीम कहलाती हैं बेसिकली, तो वो कैसे होती है, मेंडर करते हुए मूव करती है, मतलब मेंडरिंग करते हुए क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और इसका वजह क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी हमें क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के एरियाज दिखते हैं, और उस वजह से जो होता है विंड क्या करती है, ऐसे रीजन्स को चुनते हुए जाती है, या कहें जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है, ऐसे रीजन से क्या करती है, विंड मूव करती है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर मियांडर देखने को मिलता है, ठीक है। या कहें विसर्पिलाकार क्या होता है, इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। The higher layer of the atmosphere is dominated by the westerly flow, and important component of this flow in the जेट स्ट्रीम। तो अभी जेट स्ट्रीम के बारे में बताया कि जो हायर एटमॉस्फेयर या हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होती है, वेस्टर्ली फ्लो देखा जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जितनी भी जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनका मूवमेंट हमेशा कैसे देखने को मिलता है, वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली फ्लो बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, किसी रीजन में क्या करती हैं, वहां के एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट को या कहें वेदर को इफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूरी जेट स्ट्रीम्स है, तो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाती है, वेस्टर्ली हो जाती है। अब पोलर जेट स्ट्रीम की बात किया जाए तो ये क्या होती है, हायर एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है, लगभग कितनी हाइट पे ये मूव करती है, एटमॉस्फेयर की कितनी हाइट पर मूव करती है, ये 9 to 12 किलोमीटर की हाइट पे क्या करती है, एटमॉस्फेयर में मूव करती है। और रफली ये नॉर्थ और साउथ में 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लैटिट्यूड में हमें क्या करने को मिलता है, ये क्या होगा, 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, और साउथ में देखेंगे ये क्या होगा, 60 डिग्री साउथ। तो ऐसे रीजन में जो हमें जेट स्ट्रीम मिलती है तो वो कैसी होती है, पोलर जेट स्ट्रीम होती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या होती है, जो हमें कहां पर देखने को मिलती है, जो हमें 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जेट स्ट्रीम बनती कैसी, जैसे अभी ऊपर बताए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जो सर्कुलेशन कंप्लीट बना, एक मिनट एक कलर चेंज कर लेते हैं सर्कुलेशन को बताने के लिए। अब आप देखेंगे कि यहां से ये सर्कुलेशन एक ऐसे बना, ये एक सर्कुलेशन बना, ठीक है, ये एक सर्कुलेशन बना, और सिमिलरली ये एक सर्कुलेशन ऐसा बना, ठीक है। यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेल्स जो देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा, सॉरी इसमें, हाँ ऐसा ही सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला सर्कुलेशन। अब आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली विंड्स चल रही हैं, यही क्या करती हैं, जेट स्ट्रीम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही क्या करती हैं, इस वाले रीजन में जहां पर क्या होती है, विंड्स नीचे आती हैं, ये वाला रीजन 60 का होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, 30 का रीजन। तो ऐसे रीजन में हमें क्या करती हैं, ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है, ठीक है। और जो 60 डिग्री वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, और जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे मिलती है तो उनको क्या बोलते हैं,
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और इनकी एल्टीट्यूड क्या होती है या कितने एटमॉस्फेयर की हाइट पर मिलते हैं, ये 10 to 16 किलोमीटर की हाइट पर हमें मेंडर करते हुए देखने को मिलते हैं। जेट स्ट्रीम कैन बी सेवरल 1000 माइल लॉन्ग, a few hundred miles wide, a few thousands feet in depth। ठीक है, तो इनके इतना लेंथ और ब्रेथ देखा जाता है। बोथ आर द पार्ट इन द मेजर ग्लोबल सर्कुलेशन, तो ये क्या करती है, मेजर जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन देखा जाता है उसका ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, ट्रांजिशन बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो आप देखेंगे कि इसका जो मेंडरिंग होता है ये ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर, इसमें क्या हो जाता है, इसमें मेंडरिंग ऐसा देखा जाता है। ठीक है, वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टरबेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बात करते हैं कि जो वेस्टर्ली जो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है वो कैसे मानसून को इफेक्ट करता है। अब आप देखेंगे ये कब का टाइम है, ये कोल्ड वेदर का जब हमारे इंडिया में या कहें नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है, उस समय पे ऐसा देखा जाता है कि जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी में जो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस यहाँ पर क्या होता है, मेडिटेरियन सी में जनरेट होता है और इसका मूवमेंट वेस्टर्न या कहें ईस्ट की तरफ देखा जाता है, या कहें ये वेस्ट से क्या करती हैं, ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली डिस्टरबेंस बोलते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, ऐसे रीजन में या कहें यहाँ क्या करती हैं, एक साइक्लोन को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली डिस्टरबेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कैसे, हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म्ड। अब जैसे वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टरबेंस देखे उसी तरीके से हम समझ लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, इनके बनने की कंडीशन क्या होती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ओशियन सरफेस पर बनते हैं और इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे 26 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए लगभग यहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और वाटर क्या हो बड़ी मात्रा में, जब 26 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वार्म एयर होगी या कहें वहाँ का टेम्परेचर होगा, या कहें ओशियानिक टेम्परेचर जो होगा 26 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहां पर क्या होगा, बड़ी मात्रा में क्या होगा, एवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो water evaporate from the ocean surface and comes into the contact with the mass of cold air and forming cloud। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर सरफेस का, तो यहाँ पर क्या होगी, गर्म होके जो एवेपोरेट वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की जो जेट स्ट्रीम होगी उससे क्या होगी, ये बनेगी और इसमें एक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और इसके आसपास भी कहीं हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, विंड ऐसे मूव करेगी और यहाँ मूव करेगी, तो इनमें क्या होगा, तेजी से मूव करने के कारण या कहें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेजी से एयर आने की वजह से और कोरियालिस फोर्स की वजह से क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर सर्कुलेशन देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर, विंड्स फ्रॉम अराउंड द कॉलम। तो आप देखेंगे यहाँ पर लो प्रेशर पहले से ही बना था, तो ये लो प्रेशर जनरेट पहले से ही था, और जैसे ही हाई प्रेशर से विंड्स तेजी से आई लो प्रेशर की तरफ और कोरियालिस फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, ये तेजी से मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ, इनमें क्या होता है, एक सर्कुलेशन ऐसा मूव करते हुए देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा जो कि सर्कुलर होगा और साथ ही साथ इसके कॉलम के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लोन को निर्माण कर ले। एस्पिरेशन इन द सेंटर कॉलम, द आई, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर ये आई कहलाता है, जो सेंटर पे होता है लो प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, आई। वीकनेस, द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेस। ठीक है, वो आप देखेंगे कि इसका जो ऊर्जा का स्रोत होता है बेसिकली क्या होता है, जहां यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठेगी और इसके साथ साथ क्या होगा, एवेपोरेटेड वाटर होगा या कहें वाटर वेपर होगा, और वो ऊपर जाएगा, तेजी से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिद्धोष्म शीतल होगा या कहें एडियाबैटिक कूलिंग देखा जाएगा, और इसमें जैसे ही विस्तार होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंस होगा जो वाटर वेपर होगा उसका जो लेटेंट हीट है वो क्या होगा, रिलीज होगा, और इससे लगातार क्या हो जाएगा, लो प्रेशर इस कॉलम में बना रहेगा, सेंटर में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक या कहें सरफेस वाटर सरफेस टू एटमॉस्फेयर तक क्या रहेगा, एक लो प्रेशर कॉलम बना रहेगा, इसके द्वारा जो लेटेंट हीट रिलीज हो गए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है, ये कैसे बनता है और क्यों होता है। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल फॉर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, अ लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर
देन 26 डिग्री सेल्सियस। एक लार्ज एरिया हो या कहें लार्ज सरफेस हो वाटर की, और जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कंडीशनली कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर ऑफ द कोरियालिस, प्रेशर होने, प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स enough to create a cyclonic vortex। तो आप देखेंगे कि साइक्लोनिक या कहीं एक सर्कुलर पाथ बनाने के लिए या सर्कुलर कॉलम बनाने के लिए वहां पर कंपलसरी है क्या हो, कोरियालिस फोर्स जनरेट हो या कोरियालिस फोर्स का इफेक्ट हो। इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं हमें ITCZ पे नहीं देखने को मिलते, या कहें इक्वेटर के 0°5 और नॉर्थ 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं देखने को मिलते, क्योंकि उस एरिया में 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपको क्या मिलता है, कोरियालिस फोर्स लगभग 0 या नेग्लेक्टिंग मिलता है, आप कहें बहुत कम होता है। ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, तो आप देखेंगे कि जो वर्टिकल विंड स्पीड होगी उसमें क्या होगा, वेरिएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर आर प्रेशर एरिया। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले से यहाँ पर क्या हो, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा, और जब हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा और हाई प्रेशर से क्या होगा, विंड तेजी से आएगी और कोरियालिस फोर्स से क्या होगा, एक सर्कुलेशन बन जाएगा, सर्कुलर कॉलम बन जाएगा, और ये ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर कॉलम बन जाएगा, और लगातार नीचे से एयर क्या होगी, वार्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी और बीच में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बीच में वर्टेक्स में क्या होगा, एक लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, साथ ही साथ अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब मूवमेंट होना चाहिए कि ऊपर की तरफ क्या करे, एयर मूव करे। जब हाई प्रेशर होगा तो एयर मूव करेगी, और आप देखेंगे फाइनली जब वर्टिकल या कॉलम बनेगा, सर्कुलर कॉलम बनेगा, तो आप देखेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हो जाएगा, लगातार यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट आएगा। ठीक है, बना रहेगा कॉलम के बीच में। और जैसे ही ये क्या होगा, साइक्लोन किसी तटीय क्षेत्र से या कोस्टल रीजन से टकराएगा तो ये लो प्रेशर जो है अफेक्ट होगा, और साथ ही साथ जैसे ही तटीय क्षेत्र से टकराएगा वहां पर लो प्रेशर कमजोर होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो यहाँ से जो एयर वार्म होकर ऊपर जा रही थी उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि तटीय क्षेत्र में क्या होगा, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, एवेपोरेशन कम होगा। तो यहाँ पर जो ऊपर जो लो प्रेशर बन रहा था लेटेंट हीट के रिलीज होने से, या कहें जब वाटर कंडेंस हो रहा था, जब वाटर वेपर कंडेंस हो रहे थे और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे थे, तो आप देखेंगे उसके द्वारा जो लेटेंट हीट यहाँ पर रिलीज की जा रही थी वो कम हो जाएगी, या कहें वो लेटेंट हीट बनना कम हो जाएगी। तो जो ऊपर से नीचे तक का लो प्रेशर कॉलम बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या कहें उसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस the western disturbance which enter the Indian subcontinent from the west and the northwest during the winter months originate over the Mediterranean Sea are brought into the India by the westerly jet stream। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जाता है वो कहाँ से आता है, मेडिटेरियन सी में जनरेट होता है, और वो क्या होता है, जेट स्ट्रीम के थ्रू, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्रू होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, इंडिया में आता है, और उससे क्या होती है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्दर्न एरिया में क्या होता है, बारिश भी होती है, क्योंकि जब मेडिटेरियन सी से आएगा और जो वेस्ट क्या होता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आएंगे तो उसमें क्या होगा, एवेपोरेटेड वाटर होगा, और जैसे ही इस रीजन में आएंगे, हिमालय से टकराएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, बारिश की स्थिति बनेगी। इसीलिए क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में क्या हो जाता है, वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से क्या होता है, इस वाले रीजन में इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या होता है, बारिश देखी जाती है। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो आप देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं तो बेसिकली कहाँ पर जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा वाटर बॉडी है, ओशियानिक बॉडी है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, इक्वेटर के पास है। ठीक है। इक्वेटर के पास है मतलब 0 डिग्री के आसपास है, और जैसे ही हाइट है, मतलब इसका जब आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल मेडिटेरियन सी का, तो आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड लगभग 30 या 35 डिग्री नॉर्थ तक इसका क्या देखा जाता है,
लैटिट्यूड तक एक्सटेंशन देखा जाता है। तो एक बड़ा वाटर बॉडी होता है, साथ ही साथ इस रीजन में क्या होता है, वाटर सरफेस का क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, कोरियालिस बल का इफेक्ट देखा जाता है। जो मेजरेबल कंडीशंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, वो सभी क्या है यहाँ पर उपलब्ध है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर, नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लोस। तो आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कब कब बनते हैं, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, एज वेल एज जो अक्टूबर नवंबर में मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, मानसून लौट रहा होता है, जैसे को बोलते हैं विड्रॉइंग मानसून जो होता है। उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर ईस्टर्ली फ्लो जेट जो होती है, जो कि हमारे तिब्बत प्लेट्यू से क्या होती है, मेडागास्कर तक क्या होती है, विंड गर्म हवा क्या होती है वहां पर ड्रॉप होती है, गिरती उतर रही होती है। उस तरीके से क्या होता है, इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर इंडिया के कोस्टल रीजन में आपको क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। और दोनों ही टाइम पे जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून एंटरिंग करता है जून के आसपास, जून से सितंबर तक। और साथ ही साथ जब अक्टूबर नवंबर में मानसून क्या कर रहा होता है, रिट्रीट कर रहा होता है या वापस हो रहा होता है, तब भी क्या होता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। द इंडियन मानसून, द मानसून आर सीजनल विंड्स। मानसून क्या होता है, मानसून आर द सीजनल विंड्स व्हिच रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन। तो आप देखेंगे कि मानसून क्या होता है, बेसिकली मानसून ऐसा होता है, मतलब सीजन चेंज होने से क्या होता है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज का मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि एक यहाँ पर सपोज ये क्या होगी, अर्थ की 4 पोजीशंस हो गए, इंपॉर्टेंट जो 4 पोजीशंस मानी जाती हैं, और जो सन होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जब सन की रिस्पेक्ट में क्या होती है, अर्थ मूव करती जाती है, तो इसमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जैसे ही सीजन चेंज होता है, तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट रीजनल जो यहाँ की लोकल विंड्स होती हैं, उनमें क्या होता है, डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलता है। और इस डायरेक्शन की चेंज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर मानसून में इफेक्ट देखने को मिलता है, या कहें इंडियन मानसून का इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। सो मानसून आर द सीजनल विंड्स व्हिच रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। तो मानसून क्या होती है, ये सीजनल विंड्स होती हैं, जो कि जैसे ही मानसून क्या होता है, एक सीजनल विंड्स होती हैं, जो कि सीजन के चेंज होती ही क्या होता है, इसमें रिवर्स या परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। तो आप देखेंगे जो मानसून विंड्स होते हैं, जो व्यापारिक पवने होते हैं, उससे क्या होता है, इंडियन जो क्लाइमेट होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये मानसून कैसे चेंज हो रहा है और कैसे ये विंड्स इफेक्ट हो रहा है। तो मानसून चेंज का मतलब ये है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, जब सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में या कहें मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो IT से जेड है नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब आप देखेंगे सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा, और सूर्य कहाँ पर कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा, सूर्य कहाँ पर लंबवत, ये यहाँ पर कर्क रेखा ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सूर्य लंबवत चमक रहा होगा, लगभग सूर्य की स्थिति यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और वहीं पर साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, या कहीं इंडियन ओशियन के साउदर्न इंडियन ओशियन में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो ITCZ है, ITCZ का जो कॉलम है, वो आपको जो गंगा वाला रीजन है, इंडिया के लगभग मध्य में आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हाईली क्या हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है। यहाँ पर हाई स्ट्रांग क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रांग लो प्रेशर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्ट्रांग हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब जब स्ट्रांग हाई प्रेशर और स्ट्रांग लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो विंड्स क्या होते हैं, जो कि ऐसे मूव कर रहे थे मकर रेखा से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जब मूव कर रही थी, तो इनका जब मूव करेंगे तो इक्वेटर को क्या कर जाएंगे, ये पार कर जाएंगे, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या उत्तरायण होगा या सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा, इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य जो विंड है, ट्रेड विंड्स है या मानसूनल विंड्स है, वो क्या होंगी, जो
दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ मूव कर रही थी, वो इक्वेटर तक तो जाएंगी और साथ ही साथ क्या करेंगे, इक्वेटर को क्रॉस करके ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा बन जाएंगे और भारत में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फाइनली आप देखते हैं कि यहाँ पर दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक अरेबियन सी शाखा बन जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक पश्चिम बंगाल की या कहें बे ऑफ बंगाल, अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा के थ्रू क्या होता है, इंडिया में मानसून इंटर करता है। तो आप यहाँ पर समझ गए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। और ये कैसे मानसून विंड्स इफेक्ट करता है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है इस एरिया में क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जब दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो विंड्स आ रही होंगी इसमें क्या होगा, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से कुछ क्या करेंगे, वाटर वेपर लेंगी और जैसे ही यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में क्या करते हैं, बारिश करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरीके के मानसून के चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पर इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। फैक्टर दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडिया के मानसून को अफेक्ट करते हैं, चलिए इनका व्यू ले लेते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग differential heating and cooling of land and water create low pressure on land while the sea experience high pressure, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो नॉर्दर्न एरिया है या कहीं इंडिया का इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन के आसपास के जो लैंड मास है या कहीं जो स्थल भाग है, तो वहां पर क्या है, स्थल भाग ज्यादा है और लैंड मास कम है। और आप लैंड और वाटर के कुछ स्पेसिफिक हीट के बारे में भी जानते होंगे, जैसा बता भी चुके हैं कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा लगानी पड़े या बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, तो क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। वो आप जानते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, कम होती है, सॉरी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और साथ ही साथ धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, तेजी से गर्म होता है और तेजी से क्या होता है, ठंडा होता है। तो आप देख लेंगे तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट अ लो प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, दिन के समय पे क्या होगा, लो प्रेशर कहां पर बन जाएगा, लैंड में बन जाएगा। मतलब 1 मिनट आपको फिगर बना के ही समझाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या ये वाटर बॉडी हो गई पूरी, यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दिन के समय पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, लैंड भाग है, ठीक है, स्थल भाग है। और स्थल भाग में क्या होता है, टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थल भाग ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। और वाटर बॉडी और इसके टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो आप कैसे देखेंगे कि जैसे ही यहाँ का लो प्रेशर बनेगा यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, तो दिन के समय पे क्या होगी, यहाँ पे से विंड क्या हो जाएगी, समुद्र से क्या होगी या कहें सागरीय भाग से क्या होगी, स्थल की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से जब लो प्रेशर बनता है तो इस वजह से क्या होता है, जो फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, तो ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो विंड्स होती है इनका मूवमेंट ऐसे इफेक्ट करता है, ठीक है। Differential heating and cooling of land and water create a low pressure on land while the sea experience high pressure, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंशियल जो प्रेशर ग्रेडियंट जो बनता है या प्रेशर डिफरेंस बनता है लैंड और वाटर का, इस वजह से क्या होता है, विंड्स का स्ट्रांग मूवमेंट देखा जाता है। और जैसे ही मूव करेगी वाटर विंड्स कहाँ से, वाटर बॉडी से सरफेस की तरफ, तो क्या होगी, वहां से वाटर वेपराइज करेगी और वहां पर क्या करेगी, लैंड वाले एरिया में किसी एल्टीट्यूडनली माउंटेन या रिलीफ से क्या होगी, टकराएगी और वहां पर क्या करेगी, बारिश करेगी। शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। जो आईटीसीजेड होता है वो क्या हो जाता है, ये शिफ्ट करता है ड्यूरिंग समर। और ड्यूरिंग समर का मतलब ये है कि कर्क रेखा पर क्या होगा, सूर्य लंबवत चमक रहा होगा। जो आईटीसीजेड है वो कहां पर लगभग आ जाएगा, गंगा का जो प्लेन एरिया है, ठीक है, जो गंगा का मैदान एरिया है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर इसकी अवस्थिति समर रीजन में देखी जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगा, आईटीसी जेट जैसे ही वहां पर मूव करेगा वहां पर हाई लो प्रेशर या कहें स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा और सरफेस वाटर बॉडी पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा और इस तरीके से क्या होगा, मानसून का आगमन होगा, ठीक है। The intensity of position of the high pressure area towards the east of Madagascar, ठीक है। जो इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर, तो आप हाई प्रेशर देखेंगे जैसे ये इंडिया होगा,
ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एक मिनट, अरे पूरा मिट गया। ये इंडिया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अफ्रीका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। तो आप मेडागास्कर के ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ से क्या होती है, कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्क रेखा पर क्या होगा, सूर्य लंबा चमक रहा होगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो आप विंड का डायरेक्शन क्या देखेंगे, यहाँ से समुद्र से कहाँ की तरफ होगा, लैंड की तरफ होगा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। तो हाई प्रेशर कहाँ पर जनरेट हो जाएगा, मेडागास्कर के ईस्ट में अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ। तो ये जो मेडागास्कर की अवस्थिति है लगभग क्या है, 20 डिग्री साउथ पर है, ठीक है। ये कहाँ पर है, 20 डिग्री साउथ पर है। ओवर द इंडियन ओशियन अफेक्ट द इंडियन मानसून, अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो इस तरीके से क्या करता है, ये इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है, ठीक है। द हीटिंग अप ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू इन समर क्रिएट अ लो प्रेशर अबव द प्लेट्यू। तो आप देखेंगे कि जब समर में क्या होता है, जैसे कि अभी बताए थे, ITC-Z कहाँ पर आ जाता है, इंडिया के जो गंगा वाला, ये ITC-Z यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तिब्बत प्लेटी हुआ, ठीक है। ये गर्म होगा। तो ये वेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर गर्म होने से, गर्म होके क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे और जाके कहाँ पर, मेडागास्कर के तटीय क्षेत्र पे क्या होगी, वहां पर उतरती हैं और वापस यहाँ के क्या होते हैं, हाई प्रेशर को ये लगातार स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस बता दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ITC-Z क्या है, जब समर का टाइम चल रहा है इंडिया में, या कहें नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, सूर्य लंबवत चमक रहा है, या कहें कर्क रेखा पर अभी सूर्य की अवस्थिति है। तो इंडिया में क्या होगा, उस टाइम पे समर होगा। वो आप देखेंगे ITC-Z की जो अवस्थिति होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, या कहें नॉर्थ में होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तिब्बत का प्लेट्यू है, जो कि एक पठार है। और यहाँ पर क्या होगा, स्टोन ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब स्टोन ही पठार है, हाई एल्टीट्यूड है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये तेजी से गर्म हो जाएगा। और जैसे ही तेजी से गर्म होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर जैसे ही बनेगा तो यहाँ की एयर उठेगी, और यहाँ से उठते ही क्या करेगी, यहाँ पर जो मेडागास्कर का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बनेगी, हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ, क्योंकि क्या हो गया है यहाँ पे, जैसे ही ITC-Z ऊपर की तरफ बना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई हाई प्रेशर बनेगा। और इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है, या कहें इंडिया के जो स्थल भाग है, वहां पर भी लो प्रेशर जनरेट होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो लगातार जो ईस्टर्न, जो इंडियन ओशियन का जो मेडागास्कर रीजन है, वहां पर हाई प्रेशर जनरेट करते रहेगा। और यहाँ से क्या होगा, जो विंड, मानसूनी विंड से, या कहें साउथ वेस्ट मानसून है, तो ये क्या करेगा, इंटर में, इंडिया में इंटर करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्लेट्यू, जो तिब्बत का प्लेट्यू है, वो इंडियन मानसून को क्या करता है, और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। समर सीजन में आप देख रहे हैं कि वहां पर हाई प्रेशर, सॉरी, लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर से विंड उठ के कहां पर आती है, मेडागास्कर के ईस्ट तटीय भाग में क्या करती है, उतरती है। और लगातार यहाँ के क्या करती है, यहाँ के हाई प्रेशर को और भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विंटर सीजन में ईस्टर्ली ट्रेड विंड देखते हैं, वेस्टर्ली ट्रेड विंड, ठीक है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्या होगी, ये जैसे ईस्ट की तरफ जो मूव करती है, वेस्टर्ली ट्रेड विंड जो वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये रिट्रीटिंग मानसून को बता रहा है, ठीक है। ये विंटर सीजन में होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये मानसून क्या है, यहाँ पर क्या होगा, तिब्बत का प्लेट्यू क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा विंटर सीजन में। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो विंड्स कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स देखी जाएंगे, और वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स क्या हो जाएंगे, जे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून देखा जाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ठीक है। जो वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं, जो विंटर के समय पे क्या करती है, इन हिमालय के नॉर्थ में मूव करती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो ट्रॉपिकल की जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ओवर द इंडिया पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो आप देखेंगे कि जो मूवमेंट होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ठीक है, ये समर समय में क्या होता है, ये नॉर्थ
हिमालय के नॉर्थ में होता है, और साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो इंडिया के पेनिनसुलर जो भाग होता है या कहें प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर इसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्ली और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये भी क्या करता है, जो तटीय हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, साउदर्न ऑसिलेशन, तो साउदर्न ऑसिलेशन का रिलेशन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एल नीनो को साथ में कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नॉर्मल कंडीशन होती है एल नीनो की, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पेरू का तट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड कोल्ड करंट फ्लो हो रही होती है। ठीक है, और जब एल नीनो की कंडीशन बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, वार्म करंट आ जाते हैं, और जैसे ही वार्म करंट आती है तो जो यहाँ का जो तटीय इंडियन ओशियन का जो साउदर्न ओसिलेशन होता है उसको क्या करता है, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है, या कहे जो हाई प्रेशर समुद्र पर बन रहा होता है इंडियन ओशियन में, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है, इंडियन मानसून भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो एल नीनो का और साउदर्न ऑसिलेशन का रिलेशन कैसा है इंडियन मानसून से, कि जो पेरू का तट है यहाँ पर क्या हो जाएगी, वार्म करंट बन जाएगी, या कहें यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पर देखा जाएगा, साउदर्न ऑसिलेशन, मतलब इंडियन ओशियन में जो साउदर्न ऑसिलेशन विंड्स का या कहें करंट्स का ऑसिलेशन देखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर जनरेट हो रहा था, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। और जैसे ही इंडियन ओशन का हाई प्रेशर कमजोर होगा, उससे क्या होगा, जो इंडियन मानसून होगा वो भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो एल नीनो का इफेक्ट क्या देखा जाता है इंडियन मानसून में, नेगेटिवली देखा जाता है। द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, तो आप देखते हैं कि जब मानसून आता है और साथ ही साथ उसका रिट्रीट होता है या कहें विड्रॉल होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे मानसून आता है तो जो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के रूप में। ठीक है, 1 जून से लगभग ये क्या होता है, केरल के तटीय भाग में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। लगभग फर्स्ट वीक ऑफ द जून में क्या होता है, ये सेंट्रल इंडिया में पहुंच जाता है, और फाइनली ये क्या होता है, एंड ऑफ द जून क्या होता है, ये कंप्लीट इंडिया में पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका और भी डिटेल पढ़ लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है लगभग मानसून का, ये 100 से 120 डेज का होता है फ्रॉम अर्ली जून ऑफ द मिड सितंबर। तो ये कब से कब देखा जाता है, लगभग 1 जून से 15 सितंबर या कहें मिड सितंबर तक देखा जाता है। व्हेन द मानसून अराइव द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून। तो आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, मानसून एकदम से सडनली अराइज होता है और एकदम से देखा जाता है कि बहुत तेजी बारिश होती है और लगातार काफी दिनों तक वर्षा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रस्ट ऑफ द मानसून बोलते हैं, या मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, एकदम से मानसून का आ जाना ये कहलाता है। इट प्रोसीड इनटू टू, जो इंडियन ओशियन में क्या होता है, जो मानसून इंडियन मानसून आता है वो दो शाखाओं के रूप में आता है, अरब सागर की शाखा और बे ऑफ बंगाल की शाखा के रूप में। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन द अप्रोक्सीमेटली 10th ऑफ जून। ठीक है, जो मुंबई में पहुंचता है अरब सागर की जो अरब सागर की मानसूनी शाखा है या क्या मानसून की शाखा है, वो लगभग मुंबई में लगभग 10 जून तक पहुंच जाते हैं। इस डेटा का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्चुअल है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत। The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of the June। तो जो बे ऑफ बंगाल की शाखा होती है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ द जून में क्या होती है, असम तक पहुंच जाती है और वहां पर बारिश करने लगते हैं। विड्रॉयल ऑफ द मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून जब लौट रहा होता है। द विड्रॉयल ऑफ द मानसून बिगन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। ठीक है, ये सितंबर के एंड से लगभग क्या होता है, ये मानसून लौटने लगता है। बाय मिड अक्टूबर, लगभग अक्टूबर के मध्य तक क्या होता है, इट विड्रॉल कंप्लीटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, जो नॉर्दर्न पेनिनसुला है इंडिया का, उसके वहां से क्या होता है, अक्टूबर के मिड से या अक्टूबर के मध्य से क्या होता है, कंप्लीटली वापस हो जाता है। बाय दिसंबर मानसून रिट्रीट कंप्लीटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया, और फाइनली दिसंबर तक में क्या होता है, मानसून कंप्लीटली रिट्रीट हो जाता है या कहें विड्रॉ हो जाता है, और मानसून का इफेक्ट नहीं देखा जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, विंटर सीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, सीजन देख लेते हैं, सीजन क्या होता है, सीजन चेंजेस क्या होते हैं, और सीजन चेंजेस के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया सॉरी अर्थ और सन के रोटेशन, यहाँ पर रिवोल्यूशन देखा जाता है। ठीक है, एक तो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ जो है
ठीक है। अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस के थ्रू क्या करती है, घूमती है, तो वो क्या करता है, उसका रोटेशन कहलाता है। और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो क्या कहलाता है, उसका रिवोल्यूशन कहलाता है। तो आप देखते हैं कि रिवोल्यूशन जो फैक्टर है और साथ ही साथ अर्थ का 66.5 डिग्री पर झुकाव, वो क्या दोनों ही चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मानसून के चेंजेस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे लगभग दिसंबर में क्या होता है, सोलिस्टिक दिसंबर 21 से 22 दिसंबर के आसपास क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य क्या होता है लगभग यहाँ पर लंबवत चमक, जो इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, मतलब सूर्य क्या होता है कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। ठीक है। दिसंबर यहाँ पर, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, यहीं से फिगर का क्या समझ है। फोर मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन मतलब गर्मी का सीजन, ठंड का सीजन, एडवांसिंग मानसून जब मानसून आता है, और रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून जाता है, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी का सीजन देखना हम यहाँ पर विंटर, जब हम गर्म गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। द सीजन बिगिन फ्रॉम द मिड नवंबर एंड स्टे टिल फरवरी इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। तो जो इंडिया में कब लगभग नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और फरवरी इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया में लगभग एंड स्टे टिल, जो लगभग क्या होता है फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक, या कहें जो हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाते हैं, उसके वहां तक क्या होता है ठंडी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे क्या होती है ये कम होना शुरू हो जाते हैं। कोल्डेस्ट मंथ आर दिसंबर एंड जनवरी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कोल्डेस्ट जो मंथ होते हैं इंडिया में विंटर सीजन के, वो कौन कौन से होते हैं, दिसंबर और जनवरी का होता है। हॉट वेदर सीजन देखते हैं, गर्मी का सीजन समर में सबसे ज्यादा परेशान किया इस वर्ष। ठीक है। द हॉट वेदर सीजन इज इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम मार्च टू मई। जो हॉट वेदर सीजन होता है वो कब से कब देखा जाता है, मार्च से मई तक देखा जाता है। द टेम्परेचर अप टू 48 डिग्री सेल्सियस आर एक्सपीरियंस इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है। इस नॉर्थ इंडिया में लगभग 48 डिग्री सेल्सियस, इस साल तो इससे भी ज्यादा क्या किया गया, महसूस किया गया, एसियां भी काम नहीं कर रही थी। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। ठीक है। जो पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ओशियन से, और देखा जाता है मॉडरेट होता है। अभी जैसे बताए थे कि जो कोस्टल रीजन होता है, या कहें तटीय क्षेत्र, या कहें समुद्र से दूरी भी इफेक्ट करती है वहां के वेदर को। ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर दिन और रात में क्या होता है, विंड्स का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। दिन में क्या होता है, विंड्स क्या होती है समुद्र से सतह की तरफ मूव करती है, और जब रात होती है तो सतह से क्या करती है, समुद्र की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में चेंजेस आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर समुद्र का कहें या वाटर बॉडी का नियरेस्ट होने की वजह से, या वहां पर उसका प्रभाव होने से, वहां पर टेम्परेचर तेजी से नहीं बढ़ता, या कहें मॉडरेट बना रहता है। ठीक है। एडवांसिंग मानसून, द रेनिंग सीजन, एडवांसिंग मानसून मतलब रेनिंग सीजन मतलब बरसात के सीजन आ गया। बाय द अर्ली जून द ट्रेड winds of the southern hemisphere get attracted to the northern hemisphere due to the creation of low pressure condition here। ठीक है। तो ये चीजें जो अभी पढ़ा है मानसून का आगमन, वही सब चीजें हैं कि जून में क्या होता है, जो लैंड होता है वो क्या करता है, लो प्रेशर जनरेट करता है, और वो क्या करता है यहाँ पर ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है, और इससे क्या देखा जाता है यहाँ पर बारिश। देखिए, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो आप देखेंगे जो गंगा रीजन है, गंगा का मतलब मैदानी क्षेत्र, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, रेनफॉल में कमी देखने को मिलते हैं। मतलब पूर्वी क्षेत्र में, गंगा के पूर्वी क्षेत्रों में, या गंगा के मैदानी क्षेत्र के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो वेस्टर्न क्षेत्र है गंगा का, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हमें क्या मिलेगा, रेनफॉल की मात्रा कम देखने को मिलेगी। क्योंकि गंगा के क्षेत्र में जो बारिश होती है वो मैक्सिमम किसकी वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और जब बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो ब्रांच होती है वो जब मूव करती है, गंगा के तटीय क्षेत्रों में एंटर करती है, गंगा के क्षेत्र में एंटर करती है, तो वहां पर बारिश करते हुए ये पश्चिम की तरफ मूव करती है, और वहां पर क्या होता है, ये अधिकतर बारिश गंगा के मैदानी क्षेत्रों के जो पूर्वी क्षेत्र वहां पर करती है, और आगे बढ़ती हुई इसकी जो वर्षा ग्रहण की क्षमता, या कहें वर्षा करने की क्षमता होती है, कम होती जाती है। ठीक है। राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। तो आप राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर बारिश कम होती है।
ठीक है। और उसकी वजह यही है कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या होता है, वहां पर बारिश होती है, और जो अरब सागर की शाखा होती है वो पश्चिमी घाट से क्या होती है, अफेक्टेड हो जाती है, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश करती है, और कुछ बहुत जो बारिश करती है वो अरब वाली हिल्स से एंटर करके दिल्ली वाले क्षेत्रों में क्या करती है, बारिश करती है। रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून या मानसून का लौटना, ठीक है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस समय पे क्या होता है, नवंबर के आसपास से मानसून लौटना शुरू कर जाता है, अक्टूबर मिड अक्टूबर से ये क्या हो, मानसून लौटता है, और दिसंबर के एंड तक क्या हो जाता है, मानसून कंप्लीटली वापस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर जो कि विंटर का समय शुरू हो जाता है लगभग यहाँ से अक्टूबर नवंबर से, बेसिकली नवंबर से, द मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स साउथ कॉज द मानसून टॉट टू द नॉर्दर्न प्लेन्स टू बिकम वीकर। तो आप देखेंगे कि इस समय क्या होता है, जैसे कि उत्तरायण कब होता है, लगभग जून के आसपास क्या होता है, सूर्य लंबवत करके रेखा पर चमक रहा होता है, और धीरे धीरे सूर्य क्या करता है, दक्षिण की तरफ या कहें दक्षिणायन होता है, और जैसे ही दक्षिणायन होता है तो जो लैंड पर या कहें भारत के सतह पर जो लो प्रेशर बन रहा था वो क्या होता है, कमजोर होता है, वहां पर हाई प्रेशर जनरेट होना शुरू होता है। इस तरीके से क्या होता है, मानसून वापस होता है, या कहें जो ट्रेड विंड्स होती है या कहें मानसूनल जो विंड्स होती है उसमें डायरेक्शन में चेंजेस आता है, और इस तरीके से क्या होता है, मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। बाय अर्ली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल विच कॉज साइक्लोनिक डिप्रेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नवंबर में क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये क्या होता है, लो प्रेशर रीजन क्या होता है जो कि वेस्टर्न रीजन में होता है, वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में हो जाता है। तो आप देखेंगे वहां से विंड्स क्या होंगे, मूव करेंगे कहाँ पर, डिप्रेशन, और यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, क्योंकि लो प्रेशर कहाँ पर जनरेट होने लगा है अब, बे ऑफ बंगाल में क्या हो गया है, बनने लगा। मानसून ऐसा यूनिफाइड वन। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मतलब मेंस में भी लिख सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं कि आखिरकार मानसून कैसे यूनिफाइड करता है इंडिया को, तो इसको समझेंगे। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट कंडीशन ड्यू टू द लोकेशन एक्सटेंट एंड द रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के जैसे हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखा तो हमने देखा था कि इंडिया में कई सारे हमें यहाँ पे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते, पर्वत पठार मैदान, ठीक है, रेगिस्तान, द्वीपीय द्वीप समूह मिलते हैं। ठीक है, तो उनके रिलीफ में चेंजेस या कहें उसमें डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर कई सारी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलते हैं। दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन। तो आप देखेंगे कि भारत की जो कृषि है मुख्यतः किस पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो जब मानसून आता है तभी लगभग क्या होता है, यहाँ पर लगभग पूरे भारत में क्या होता है, कृषि कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब कृषि कार्य स्टार्ट हो जाएंगे तो कई सारे इंडिया में क्या कल्चर है कि जब खेती शुरुआत करते हैं तो वहां पर कई सारे मेले लगाए जाते हैं, पूजा पाठ होती है, ठीक है, खेत की पूजा करते हैं। तो ये क्या होता है, एक कल्चर से जुड़ा हुआ चेंज है। तो लगभग एक ही समय पे लोग क्या करते हैं, एक ही जैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसून क्या करता है, इंडिया को एक यूनिफाइड करता है, या कहें एक एक कली में जोड़ता है, या कहें एकाग्रता की भावना लाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं। अब ये हमने पॉइंट बता दिए हैं, और पॉइंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। कल हो सकेगा तो लास्ट में आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस बता देंगे, पॉइंट वाइज इसको समझा देंगे। मानसून ऐसा यूनिफाइड बॉन्ड में आपको एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस बताना है। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस में भी आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट बता सकते हैं मानसून में, शेयर डेवलपमेंट बता सकते हैं, शेयर डिपेंडेंस बता सकते हैं, और आपको क्या करना है, इन दोनों ही पॉइंट को, सभी पॉइंट्स को मानसून से जोड़ना है और फिर समझाना है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखेंगे कि इस समय पे क्या होता है, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बढ़ जाती है। शेयर डिपेंडेंस क्या होता है, तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती, और एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। तो आप देखते हैं कि जो माइग्रेशन होता है वर्कर्स का, क्या होता है इस सीजन में, किसानों का क्या खेतों की तरफ जाता होता है या कहें गांव की तरफ होता है। तो ऐसे मतलब एक शेयर डिपेंडेंस देखी जा रही है। कल्चरल फेस्टिवल, अब जैसे कोई यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, यहाँ पर जो ग्रेनरीज प्रोडक्ट होंगे या कहें जो कॉमर्शियल क्रॉपिंग होगी, वो जब यहाँ पर खत्म होगी तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज कनेक्टेड रहेंगे। तो ये क्या है, ये सब एक शेयर डिपेंडेंस को बता रहे हो, कैसे समय के साथ लोग क्या है जुड़े हुए हैं, मानसून कैसे इसको कनेक्ट करें। कल्चरल फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस, तो ठीक है, जैसे बिहू त्योहार बनाया जाता है, बैसाखी
सब जो चीजें त्योहार बनाई जाती हैं ये क्या है, सभी हमारे मानसून से रिलेटेड है। जब फिर फसल काटी जाती है या फसल उगाई जाती है उस समय पे डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर बनाए जाते हैं उसको आपको बताना है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, नेचुरल ब्यूटी, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट कैसे कैसे होता है, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी, सैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो नेशनल आइडेंटिटी भी कैसे क्या करती है, जैसे मतलब चलिए इसको आपको लिखने का प्रयास करेंगे और बाकी हम कल बताएंगे। द मानसून अफेक्ट एवरीवन इन इंडिया फ्रॉम द bustling cities of the remote village. This shared experience of monsoon season with its challenges and joy contribute to collective national identity. तो क्या होता है, जो मानसून इफेक्ट करता है एवरीवन को, इंडिया के सभी लोगों को क्या करता है, मानसून इफेक्ट करता है। लगभग बरसात का सीजन आता है जो, और साथ ही साथ गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन पूरे इंडिया में ही इफेक्ट करता है। तो आप देखेंगे जो रिमोट सिटीज या विलेज है तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, शेयर्ड एक्सपीरियंस देखा जाता है कि अधिकतर क्या होते हैं, लोग गांव से शहरों की तरफ बसे तो उनमें क्या होता है, एक कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहते हैं। तो जब शहरों में भी जाते हैं, जब खेती किसानी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो त्योहार मनाए जाते थे गांव में, वो लोग क्या करते हैं शहरों में भी उन्हीं कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। तो एक शेयर्ड आइडेंटिटी देखी जाती है, एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी देखी जाती है, ठीक है। द मानसून इन इंडिया serves as the unified bond by influencing agriculture, cultural practice, social dynamics, and the national identity. Its impact resonate, uh, resonates across the diverse region of the country, creating a common thread that connect people through सैड एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशन। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नेशनल आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं वहाँ का कल्चर और सैड इकोनॉमी क्या करती है, लोगों को कनेक्ट करती है और एक नेशनल आइडेंटिटी में जोड़ने का प्रयास करती है। और मानसून को भी माना जाता है कि जैसे मानसून को ही कहते हैं कि ये क्या होता है, एक समय पे आता है एक समय पे लौटता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लगभग वर्ल्ड पूरे इंडिया में क्या होता है एक ही साथ शुरू होती है। तो एक यहाँ पर कनेक्टिविटी पाई जाती है लोगों के बीच, एक ही साथ एक जैसा काम करना, एक ही कल्चर, जैसे बिहू बैसाखी ये सब त्योहार बनाए जाते हैं। तो लोगों में क्या होता है, जब वो शहरों में रहे या गांव में रहे, खेती कार्य करें चाहे ना करें, पढ़ाई का भी काम करें, तो वो क्या करते हैं उन सब त्योहारों को मनाते हैं चाहे शहर में रहे। तो ऐसे क्या होते हैं, आसपास के लोग उन त्योहारों से इफेक्ट होते हैं और उसके प्रैक्टिस करते हैं और शेयर करते हैं अपने कल्चर को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, उसमें एक नेशनल आइडेंटिटी की भावना देखी जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।